हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। देखिए यूपी टेट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपको 100% सफलता दिलाएंगे। और ये प्रश्न आपके कई बार जो एग्जाम में आए उन्हीं प्रश्नों को लिया है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पूरी वॉच करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आसान कर देंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं। तो याद रखना कि ग्रीन हाउस जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वातावरण में या वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये भी याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायित्व होता है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और हीलियम ग्रीन गैस नहीं है। यह एक कैसी है, निष्कर्ष नेबुल गैस है। यह भी याद रखिएगा। देखिए अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किसका उत्सर्जन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस सबसे अधिक पाई जाती है वायु में, क्योंकि यह क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती, नर्मदा, स्वर्ण रेखा, उसके साथ सिंधु। तो याद रखना जो स्वर्ण रेखा है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तापी, नर्मदा और सिंधु ये किसमें, ये अरब सागर में गिरती है, ये भी याद रखना। और इसके साथ में याद रखना अगर पूछा जाए कि आपसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है तो गंगा नदी होती। अगर पूछा जाए कि गंगा की कितनी लंबाई होती तो याद रखेंगे 25 किलोमीटर होती है इसकी लंबाई। तो ये भी याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए पहले तो जान लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी नदियां और अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां, और इनको कुछ ट्रिक से समझेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में आएगा तो आप जल्दी कर ले जाएंगे। जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी होती है तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके साथ अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां होती है तो नर्मदा, तापी, सिंधु, शरावती और माही। तो याद कैसे रखेंगे, एक आप याद कर लीजिए तो दूसरी अपने आप आपको याद हो जाएगी। जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियां तापी, नर्मदा, तापी, सिंधु, शरावती, माही है। तो कैसे याद रखेंगे कि अरब सागर, तो अरब खरब जिसके पास पैसा होता वो कैसा होता, मर्यादा से बाहर होता है और तापी होता। ठीक है, उसके साथ सिंधु मतलब सीधे से किसी की बात नहीं मानता, शराबती मतलब शराब ज्यादा पीता, क्योंकि पैसा ज्यादा तो शराब भी ज्यादा पीता। और माही मतलब मनमानी अधिक करता है। तो कैसे याद रखेंगे कि देखिए नर्मदा से मर्यादा, तापी होता है और सीधे बात नहीं मानने वाला होता है, और शराब पीता है तो शराबती हो गया, और माही मतलब मनमानी करता है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है, नर्मदा, तापी, सिंधु, शरावती, माही। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जितनी भी आपको गलत काम लगे तो वो सब किसमें आते, अरब सागर की नदियों में आते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अगर आप अरब सागर की नदियों को याद रखेंगे तो बंगाल की खाड़ी आपके एग्जाम में कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ जान लेते हैं नदियों के बारे में। जैसे स्वर्णरेखा, ठीक है, या स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की झारखंड राज्य से बहने वाली एक पहाड़ी नदी। कहाँ से निकलती तो याद रखना कि झारखंड से निकलती है। यह रांची नगर के 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और तापी, नर्मदा और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती हैं। तो ये भी याद रखना कि कौन कौन सी नदियां गिरती है, तापी, नर्मदा, सिंधु नदियां सब अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा होता है। यह एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि ध्वनि का मापन किससे किया जाता है। तो याद रखना कि डेसिबल से हमेशा ध्वनि का मापन किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल, इससे अधिक या शोर श्रवण व्यक्ति स्थानीय हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। अगर कोई व्यक्ति 80 से ज़्यादा सुनता है तो उसके लिए हानि हो सकती है। एक सामान्य श्रवण शक्ति
कितनी होती है? 25 से 30। एक समान व्यक्ति को 25 से 30 डेसिबल ही ध्वनि पर्याप्त होती है। उत्तर साधारण और तेज, देखिए अगर अत्यंत मंद है तो उनके लिए 5 डेसिबल और साधारण है तो 75, ठीक है, व्यक्ति की बात की जा रही है। और 95, ठीक है, डेसिबल अत्यंत। और 120 से अधिक, अगर कोई व्यक्ति 120 से अधिक सुनता है तो ये कष्टदायक हो सकती। इससे क्या हो सकते हैं? कान के जो पर्दे होते हैं वो खराब हो सकते हैं, दिमाग डैमेज हो सकता है, इससे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो 25 से 30 जो होती है एक समान व्यक्ति के लिए ध्वनि आवश्यक होती है। तो ये याद रखना, कभी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एक समान व्यक्ति के लिए ध्वनि कितनी होनी चाहिए, तो 25 से 30 डेसिबल तक ही होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है, ठीक है। तो यू आकार की जो घाटी होती है उसका क्या होता है? हिमानी के द्वारा क्या होता है? निर्माण होता है। याद रखना क्यों होता है, इसको भी थोड़ा इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि यू आकार की घाटी जो है वो कैसे बनती है। देखिए निम्नलिखित स्थलाकृतियों में यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। इस नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर यू के आधार पर हुआ, जिसमें से इस घाटी की आकृति मिलती है। देखिए अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफी समांतर एवं उन्नोदर ताल वाले बन जाते हैं। जल प्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल नदी कृत, ठीक है, अपरदनक स्थल रूपी है। वी आकार की जो घाटी है का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला या वी या वा अक्षर के आधार पर किया गया। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदी के द्वारा होता है। जब नदी निम्नलिखित कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो याद रखना जो वी आकार की जो घाटियां होती हैं इनका निर्माण कैसे होता है? तो ये नदियों के द्वारा होता है, ठीक है, नदियों के द्वारा इनका निर्माण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण, ठीक है, विज्ञान शिक्षक द्वारा दी गए कार्य को समय प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। एक अध्यापक के होने के नाते आप एक विद्यार्थी को कार्य देते हैं या होमवर्क देते हैं और वो काम समय पर नहीं करता है तो आप क्या सुधार करेंगे कि वो कार्य अपना करने लगे? प्रधानाचार्य को जानकारी देंगे। क्या आप प्रधानाचार्य को जानकारी देंगे तो वो कार्य करने लगेगा? तो बिल्कुल नहीं। खेल की कक्षा में जाने प्रतिबंध लगाना, क्या खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। उनकी अनियमितों के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, बिल्कुल। अगर उसकी कमियों का पता चल जाएगा तो हम उसको सही मार्गदर्शन दे सकते। उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। माता पिता को जानकारी देने से क्या सुधार किया जा सकता? तो किया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो उसकी जानकारी देंगे और उसका क्या करेंगे? मार्गदर्शन करेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ना कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, ना उसकी अनियमितताओं लिखित जानकारी माता पिता को देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर होता है? झीलों का शहर कौन सा है मध्य प्रदेश में? भोपाल हो गया, उज्जैन, इंदौर या ग्वालियर? तो याद रखना झीलों का शहर कौन होता है? भोपाल, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश की अगर राजधानी पूछी जाए कौन सी होती है तो भोपाल होती है, ठीक है। इसके साथ में आप याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके साथ में याद रखेंगे कि अभी फिलहाल वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखेंगे मोहन यादव है। इसके साथ में आप याद रखेंगे सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना। सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखिए भारत का हृदय कहे जाने वाला मध्य प्रदेश देश के पर्यटन स्थलों, खाना पान, शिल्पकारी, बुनकारों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। इसके साथ लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो क्या है यहाँ पे झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप के अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से
अलग करता है? कौन सा है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? देखिए, यूरोप और अफ्रीका को अलग कौन करता है? तो भूमध्य सागर करता है। ठीक है, इसके साथ में आप एक और याद रखिएगा, लाल सागर। ठीक है, लाल सागर क्या कहाँ पर है? तो याद रखना, ये अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ठीक है, इसके साथ में अंटार्कटिका याद रखिएगा कि अंटार्कटिका महासागर यूरोप और अफ्रीका अमेरिका के महाद्वीप से अलग करता है। तो ये इतना सफिशिएंट है, आप याद रखिएगा। इसके साथ में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, देखिए महासागर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सागर की बात नहीं कर रहे हैं। महासागर कौन सा? तो प्रशांत है। ये आपके एग्जाम में कई बार आया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ये भी याद रखना, अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका आपका सबसे छोटा है, तो याद रखना। अगर पूछा जाए कि महासागरों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 5 संख्या है। ठीक है, महासागर की बात कर रहे हैं, महासागर की संख्या कितनी है? 5 है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। देखिए, भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरेनियन सी पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य प्रदेश के बीच स्थित। इसका जो क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अंटार्कटिका महासागर के द्वारा जोड़ा गया, तो जिब्राल्टर द्वारा जोड़ा गया, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा या इसके साथ कहेंगे जल डमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका के एक एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी का एक खाड़ी है। ये भी याद रखना, क्या ये खाड़ी है नमकीन पानी की? देखिए, ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय। तो याद रखना कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, और 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो ये भी याद रखना कि 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाते। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते, और इसके आगे जाएंगे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को मनाते हैं वाटर डे। ठीक है, जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर पूछा जाए कि 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को याद रखना कि एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, और एड्स का जो जीवाणु होता है वो कौन होता है? तो HIV के द्वारा फैलता है। तो ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। देखिए, ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या है? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ठीक है, तो ये इस बार की थीम रही है। देखिए, ओजोन 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। UNO ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे द प्रिंसिपल्स ऑफ ओजोन लेयर घोषित किया था। इंटरमॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई थी। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? देखिए, तो याद रखिएगा प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक, ये प्रोड्यूसर होते हैं, और उसके साथ में द्वितीय उपभोक्ता होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, उपभोक्ता कौन होते हैं? जिसको कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता ये भी क्या होते हैं? कंज्यूमर, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। देखिए, यहाँ पे क्या उत्पादक, जो जैसे कि पेड़ पौधे, उत्पादक प्रोड्यूसर तो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो स्वयं से भोजन अपना बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे ही तो अपना भोजन बनाते हैं। और उसके साथ में जैसे द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। प्राथमिक जो होते हैं घास खाते हैं, ये प्राथमिक होते हैं, तो ये शाकाहारी में आ जाएंगे। और द्वितीय जो उपभोक्ता होते हैं जैसे कीट है, पक्षी, मछलियां, ये द्वितीय में आ जाएंगे। ठीक है, उसके साथ अब गठनकर्ता कौन से होते हैं? जिनको कहते हैं कंपोजर। ये क्या करते हैं? ये मृत चीजों को खाते हैं, जैसे जीवाणु और कवक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या गया क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो इसमें पूछा है कि सबसे पहले में शाकाहारी कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, क्योंकि यही शाकाहारी में आते हैं। ये प्राथमिक के बाद एक बार और समझा देते हैं, प्राथमिक, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय। तो पहले द्वितीय और तृतीय, तो पहले में वो होंगे जो शाकाहारी है। ठीक, उसके बाद द्वितीय में वो होंगे जैसे मछली हो गया, कीट पतंग मछली है, और तीसरे में कौन से होंगे? बाज, शेर, गिद्ध, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इन सभी को क्या कहते हैं? कंज्यूमर। ठीक है, ये उपभोक्ता होते, और उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, चलिए
इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और उत्पादक हमेशा हरे पौधे पर होते हैं, जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं और अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृत जीव और कवक और जीवाणु। ठीक है, अपघटन क्या होते हैं, जो किससे प्राप्त करते हैं, कवक और जीवाणु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त होती है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा वीडियो आपको लगा।